अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैंने बशीर बट को आलमगीर की हिदायत के मुताबिक अपने मिशन की पूरी तफसीलात से आगाह कर दिया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनता रहा। मैं कोई 5 मिनट तक इसे तमाम वाक़यात की तफसील बयान करता रहा। जब मैं खामोश हो गया तो बशीर बट कहने लगा, साहब अगरचे आपका ये मिशन बड़ा मुश्किल मिशन है, लेकिन मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा और अपने मुहिब्बुल वतन कमांडो शेरबाज खान को मुंडेल छावनी से फरार कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने मिशन की कुछ तफसीलात का जिक्र करते हुए से बताया कि मैंने छावनी को दूर से देखा है। वो टीले की चोटी पर है और उसकी दीवारें चट्टानों की तरह बिल्कुल सीधी हैं, जिन पर बड़े से बड़ा कोहे पैमा भी आसानी से नहीं चढ़ सकता। बशीर बट बोला, इस पर चढ़ने की क्या जरूरत है? टीले की फौज की कोठरियों तक पहुंचने की और भी कई तरकीबें हो सकती हैं। मैंने पूछा, मसलन? बशीर बट कहने लगा, अभी आप आराम करें, रात को बातें करेंगे। वैसे भी सूरज गरूब हो चुका था। मुलाजिम ने आकर पूछा, सर आज खाने पर क्या पकाऊं? बशीर बट बोला, हमारे मेहमान आए हुए हैं, बिरयानी वगैरह पकाओ और 2 मूड रोस्ट कर लो। मालूम होता था कि इस शख्स के जहन में कोई खास मंसूबा है जिसको अभी जाहिर नहीं करना चाहता था। बहरहाल मुझे इसकी मदद की ज़रूरत थी क्योंकि वो इंडियन आर्मी एविएशन के ग्राउंड स्टाफ में था और मुझे बताया गया था कि इनके बेस से आर्मी हेलीकॉप्टर शाम को कुछ सप्लाई वगैरह का सामान लेकर टीले की बैरकों को जाते हैं। शाम मैंने बशीर बट के मकान पर ही गुजार दी। वो बाहर गया हुआ था। वो रात के पहले पहर आया। हमने बैठक में एक साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफ़ी पी। इस वक्त हम दोनों अकेले थे। नौकर बर्तन वगैरह उठाकर जा चुका था। बैठक में सिर्फ एक टेबल लैंप रोशन था, पंखा चल रहा था। बैठक की खिड़कियां बंद थी। बशीर बट ने उठकर दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया ताकि अगर कोई आए तो वो नजर आ जाए। मैंने इससे पूछा कि इसके जहन में शेरबाज खान को टीले की फौजी छावनी से निकालने की कौन सी स्कीम है। कहने लगा, छावनी में 4 बैरकें हैं, ऊपर 3 कोठरियां हैं। बैरकों में मरीटा रेजिमेंट के फौजी रहते हैं। इनकी नफरी 125 जवानों पर मुश्तमिल है। इनमें फौजी अफसर भी हैं। फौजी अफसर अलग क्वार्टरों में रहते हैं मगर इन्हें अपनी बीवियां रखने की इजाज़त नहीं है। मैंने देखा है कि जिन कोठरियों में से एक कोठरी में मेरी इतला के मुताबिक शेरबाज को रखा गया है, वहां तक पिछली दीवार के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी है और बहुत ऊंची है। दूसरा, ऊपर दोनों जानिब वाइट टावर वाले गार्ड्स की नजर पड़ सकती है और रात के वक्त सर्च लाइटों की रोशनी भी पड़ती है। बशीर बट मेरी तरफ देख रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता था। मैं इसे मौका देते हुए खामोश हो गया। बशीर बट कहने लगा, भाई तुम इन फौजी बैरकों पर कमांडो अटैक करोगे? क्या तुम एक तरबियत याफ्ता कमांडो हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल एक तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ। वो बोला, तुम्हें इससे ज्यादा अपने जोहर दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ 5 जवानों का कमांडो ब्रिगेड भी होगा। मैं कुछ समझ न सका। मैंने कहा, 5 जवानों का ब्रिगेड, ये कौन लोग हैं? बशीर बट बोला, तुम्हें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये 5 जवान ट्रेन कमांडो हैं, मुसलमान मुजाहिद हैं। इनका ताल्लुक दक्कन के मुसलमानों की एक ऐसी तंजीम से है जो यहाँ के मुसलमानों के जायज़ हकूक़ की हिफाजत करती है और भारतीय हुकूमत की मुस्लिम कश कार्रवाइयों का खुफिया तौर पर मुकाबला करती है। मैं खामोशी से बशीर बट को देख रहा था। इसने कहा, इस तंजीम के सारे रज़ाकार कमांडो हैं। मैं शाम को तुम्हें यहाँ बिठाकर इनसे मिलने गया था। वो तुम्हारी मदद को दिलो जान से तैयार हो गए हैं। मुझे काफ़ी इत्मीनान हो गया कि अब मैं शेरबाज को दुश्मन की कैद से निकाल कर ले जा सकूंगा। मैंने बशीर बट से पूछा कि इन मुजाहिदों से कब मुलाकात होगी? क्या वो रात को यहाँ आएंगे? बशीर बट बोला, नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि हमें इनके पास जाना होगा। वो रहते कहाँ हैं? बशीर बट ने कहा, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इनका एक खुफिया ठिकाना है। तुम्हें इनसे इसी ठिकाने पर मिलना होगा। ये मुलाकात कब होगी? अभी आधे घंटे के बाद हम यहाँ से निकल पड़ेंगे, बशीर बट बोला। और ऐसा ही हुआ। ठीक आधे घंटा गुजरा तो बशीर बट मुझे साथ लेकर मकान से निकल आया। इसकी वही पुरानी जीप बाहर खड़ी थी। हम जीप पे सवार हो गए। बशीर बट ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप कस्बा मंडेल की नीम रोशन बाजारों से निकल कर एक इलाके की तरफ आ गई जहाँ दूर दूर तक रात की तारीकी थी। कहीं कोई बत्ती झिलमिलाती हुई भी दिखाई नहीं देती थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे जिनकी धुंधली रोशनी में दूर पहाड़ी के खाके से नजर आ रहे थे। बशीर बट जीप को बड़ी महारत से चला रहा था। रास्ता कहीं हमवार था और कहीं पत्थरों पर जीप हिचकोले खाने लगती थी। एक जगह कच्चा रास्ता नीचे घाटी में उतर गया। यहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इनके दरमियान जीप एक तरफ रुक गई। सामने दरख्तों के पीछे मुझे एक कैबन सा नजर आया। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। बशीर बट मेरे आगे आगे चलता इस कैबन के पास आकर बोला, तुम यहाँ ठहरो। कैबन एक तरफ को झुका हुआ था। छोटा सा बरामदा था। इस इलाके में इसी किस्म के कैबन या झोंपड़ी या देहाती मकान होते हैं। दीवारें पत्थर जोड़कर बनाई जाती हैं। ऊपर खपरेल की ढलवा छतें डाल दी जाती थी। बाहर एक बरामदा होता है और बस। बशीर बट ने बरामदे में जाकर दरवाजे पर आहिस्ता से 3 बार दस्तक दी। मैंने एक इंसानी साया देखा जो कैबन की एक तरफ से निकलकर तेजी से बशीर बट के पास आ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे इस साये ने बशीर बट की गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया था। बशीर बट की घुटी हुई आवाज़ आई। इसने अपने असली नाम बताया तो इंसानी साया जल्दी से पीछे हट गया और जिधर से आया था इसी तरफ अंधेरे में गायब हो गया। बशीर बट अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अंधेरे में चुपचाप खड़ा था कि किसी ने अचानक पीछे से मेरी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया। मैंने जल्दी से कहा कि मैं बशीर बट के साथ आया हूँ।
और मेरा नाम फलां है। इंसानी साय ने मुझे इसी वक्त छोड़ दिया और ये शख्स भी अंधेरे में गायब हो गया। एन इसी वक्त कैबिन का दरवाज़ा खुला, अंदर से मोमबत्ती की मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। बशीर भट्ट बाहर निकला, इसने मुझे बुलाया। मैं आगे बढ़ा और बशीर भट्ट के साथ कैबिन में दाखिल हो गया। इसी रोशनी में मुझे 5 आदमी ज़मीन पर बिछी हुई नारियल की सफ़ पर बैठे नजर आए। इन्होंने अपने चेहरों और सरों पर इसी तरह कपड़ा लपेट रखा था कि इनकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं, जो चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। मैं बशीर भट्ट के पास ही सफ़ पर बैठा था। बशीर ने मेरा इन सब से तारुफ करवाया और कहा, जिस मिशन पर ये यहाँ आया है इसके मुतालिक मैं आप सब मुजाहिदों को तफसील से बयान कर चुका हूँ। आप खुद इनसे बात कर लें। मैं वापस जाता हूँ और सुबह मुँह अंधेरे आऊँगा। इससे पहले कि मैं बशीर भट्ट को कुछ कहता, वो कैबिन से बाहर निकल गया था। इन 5 मुजाहिदों में से एक ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। एक लम्हे के लिए 5 मुजाहिद, जो बाकायदा तरबियत याफ्ता कमांडो थे, मेरी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देखते रहे। इनमें से एक कमांडो मेरे बिल्कुल सामने सफ़ पर बैठा था। इसने मुझसे कहा, कमांडो शेरबाज, तुम्हारी इत्तला के मुताबिक छावनी की बैरकों में किस जगह पर कैद है? मैंने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक कमांडो शेरबाज किसी बैरक में नहीं, बल्कि ऊपर जो 3 कोठरियाँ हैं इनमें से किसी कोठरी में कैद है। इस कमांडो ने अपने साथियों को एक नज़र देखा, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम्हें इस मिशन पर हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि शेरबाज खान की शिनाख्त तुम ही करोगे। हम में से कोई भी इसे नहीं जानता। मैंने कहा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जाऊँगा। क्या तुम ट्रेन कमांडो हो? मैंने कहा, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ज़रूर ले रखी है। वो आदमी जो इन 5 कमांडों का लीडर था, वो बोला, थोड़ी सी ट्रेनिंग कोई हैसियत नहीं रखती, मगर तुम्हारा हमारे साथ जाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तुम हमारी हिफाजत में रहोगे और कमांडो शेरबाज की शिनाख्त में कराओगे। मैंने सवाल किया, हम छावनी के टारगेट पर किस तरह से जाएंगे? लीडर बोला, है तुम्हें कमांडो एक्शन करने से थोड़ी देर पहले खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तुम यहाँ आराम करो, सुबह बशीर भाई आकर तुम्हें वापस ले जाएगा। हमें जिस रात अटैक करना होगा तुम्हें सुबह इत्तला मिल जाएगी। इसके साथ ही 5 के 5 कमांडो उठे और एक दूसरे के पीछे कैबिन से बाहर निकल गए। मैं सब पर अकेला रह गया। कोने में मोमबत्ती जल रही थी। कुछ समझ में नहीं आता कि था कि सो जाऊं या बैठा रहूं। दरवाज़ा अंदर से बंद करूं या ना करूं। मैं उठकर दरवाजे की चटकनी लगाने लगा तो किसी ने बाहर से धीमी आवाज़ में कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मोमबत्ती बुझाकर सो जाओ। मालूम हुआ कि कुछ कमांडो बाहर पहरे पर मौजूद थे। मैंने मोमबत्ती बुझाई और सब पर कुछ देर घुटनों के बाजू के शिकंजे में लिए बैठा सोचता रहा कि ये लोग बड़े ज़बरदस्त और जांबाज किस्म के मुसलमान मुजाहिद लगते हैं। खुदा जाने इन्होंने कहाँ से कमांडो ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि भारत में मुसलमानों की तंजीम की खुफिया पुलिस बाकायदा निगरानी करती थी। इसके बाद मैं सफ़ पर लेट गया। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। मुँह अंधेरे एक शख्स ने आकर मुझे जगा दिया। मैं कलमा शरीफ पढ़ता हुआ उठ बैठा। मेरे सामने एक दराज का जवान खड़ा था, जिसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था और मुझे सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आ रही थी। इसे कंधे पर शीनगन लटक रही थी। इन लोगों में आकर मुझे यकीन हो गया था शेरबाज खान को हम निकाल लाएंगे, लेकिन ख्याल आता कि मुंडेल छावनी के टीले पर तो इंडियन आर्मी का पूरा ब्रिगेड बैठा हुआ है और इसके पास हर किस्म का बेपनाह असला है। हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे और फिर वहाँ से शेरबाज को लेकर निकलेंगे कैसे? कभी ख्याल आता कि हम कामयाब हो जाएंगे और कभी ख्याल आता कि इस कमांडो एक्शन में हम सारे मारे जाएंगे। हमारा मुकाबला इंडियन आर्मी के पूरे ब्रिगेड से था, जो हर किस्म के असले से लेस थे। मुझे इनमें से किसी का नाम तक भी मालूम नहीं था। किसी ने तारुफ करवाते वक्त अपना नाम नहीं बताया था। मैं इन्हें सियापोश कमांडोज कहूँगा, क्योंकि इन लोगों ने काले कपड़ों से अपना मुंह सर छुपाया हुआ था। जो सियापोश कमांडो मुझे जगाने आया था, इसने आहिस्ता से कहा, तुम इधर बैठेगा अभी। वो बाहर चला गया। मैं सब पर बैठा रहा। कोई 15 मिनट के बाद मुझे बाहर से जीप के इंजन की खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई दी। ये बशीर भट्ट के जीप की आवाज़ हो सकती थी। जीप रुक गई थी। थोड़ी देर बाद बशीर भट्ट कैबिन में आ गया। कहने लगा, मेरे साथ आ जाओ। हम बाहर निकलकर खामोशी से जीप में बैठ गए और जीप चल पड़ी। दरख्तों के झुंड में से निकलने के बाद मैंने बशीर से पूछा, हम किधर जा रहे हैं? वो बोला, वापस घर जा रहे हैं। रात तुम्हारे कमांडो मुजाहिद से क्या बात हुई? मैंने जो बात हुई थी बता दी और कहा, मुझे इनकी तरफ से इत्तला का इंतज़ार रहेगा। वो किस रात इस मिशन पर रवाना हो रहे हैं? बशीर बोला, बिल्कुल ठीक है, ये इत्तला मुझे पहुंचाती जाएगी। मैंने बशीर भट्ट से कहा, इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इनका मंसूबा क्या है, प्लान क्या है। मैंने पूछा था। इनके लीडर ने कहा, ये तुम्हें वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। बशीर कहने लगा, इसने ठीक कहा है। अपने प्लान का इन्होंने मेरे साथ भी कभी कोई जिक्र नहीं किया। ये लोग बड़े बाअमल और पुरस्कार हैं। अपने फैसले से किसी को आगाह नहीं करते, पक्का हाथ डालते हैं। इसके बाद या खुद नहीं या दूसरा नहीं। मैंने बशीर से कहा, मुझे तो ये बड़े पुरस्कार लोग लगते हैं। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आसमानों से उतरे हुए फरिश्ते हैं जो सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बशीर भट्ट से इन लोगों के नाम पूछे तो इसने कहा, इन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि मैं किसी को इनके नाम ना बताऊं। ये लोग मेरे लिए और भी पुरस्कार होते गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि भारत में जहां मुसलमानों के जायज़ हकूक़ भी पामाल किया जा रहा था, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए थे जो मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसरे पैकार थे और गुमनामी और बेगर्दी से काम कर रहे थे। वो दिन और दूसरा दिन मैं अपने मुजाहिद बशीर भट्ट के मकान पर ही गुजारा। तीसरे दिन इन पुरस्कार कमांडोज का पैगाम आ गया कि हमारे पास आ जाओ। जो आदमी ये पैगाम लेकर आया था, मैं इसी के साथ रवाना हो गया।
सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ गरूब हो रहा था। अभी दिन की रोशनी बाकी थी मगर रोशनी अर्गोनी रंग की होने लगी थी। जो आदमी मुझे लेने आया था वो एक पुरानी जीप में बैठकर आया था। हमारी जीप शहर से निकलकर इसी जंगल की तरफ जा रही थी जहाँ मुझे बशीर भट्ट ले गया था। ये आदमी भी पुरस्कार था। रास्ते में इसने कोई बात नहीं की थी। मैंने जंगल की बात की तो खामोश रहा, इसका नाम पूछा तो खामोश रहा, इस इलाके के मौसम की बात की तो भी खामोश रहा, इसलिए मैं भी खामोश हो गया। बहरहाल 5 पुलिसरार कमांडोज के ठिकाने पर मैं जा पहुंचा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि यह ठिकाना कहाँ था। ये पहले वाली जगह नहीं थी, कोई और जगह थी जहाँ एक बड़े गैराज के नीचे एक तहखाना था। गैराज में जीप खड़ी थी, तहखाने में पंखा चल रहा था, एक बल्ब रोशन था। इन्होंने अपने मुंह और सर सियाह बड़े रुमालों में छुपाए हुए थे, सिर्फ इनकी आंखें नजर आ रही थी। इनके दरमियान एक नक्शा रखा हुआ था जिसको वो गौर से देख रहे थे। इनके लीडर ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा और फिर हाथ से अपने पास बैठने का इशारा किया। वो पहले से अपने साथियों को कुछ समझा रहा था। कहने लगा, हमें यहाँ से टेक ऑफ करना होगा। नंबर 3 और नंबर 5 मिनट पहले यहाँ आकर हेलीकॉप्टर कब्जे में करेंगे। इस जगह जहाँ मैंने निशान लगाया है छावनी की खारदार बाड़ लगी हुई है। मैं नंबर 2 और नंबर 4 और हमारा साथी इसी जगह छुपे हुए होंगे। उसे मेरी तरफ इशारा किया था। हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में करने के बाद नंबर 3 और नंबर 5 हमें सिग्नल देंगे। हम दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे और हेलीकॉप्टर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएगा। कोई सवाल, कोई एतराज़? लीडर ने चारों कमांडोज की तरफ देखा। चारों कमांडोज ने नफ़ी में सर हिलाया, जिसका मतलब था इन्हें कोई एतराज़ नहीं। इनके दिल में कोई सवाल नहीं था। तब लीडर ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मुंडेल छावनी के बेस कैंप से आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर आज रात मामूल की परवाज़ पर सप्लाई लेकर टीलों की बैरकों में जाएगा। हम इस हेलीकॉप्टर पर अटैक करके इसे हाईजैक करेंगे और उसमें बैठकर अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। कोई एतराज़, कोई सवाल? मैंने कहा, नहीं सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे दिल में कोई सवाल नहीं। ओके। लीडर कमांडो ने चुटकी बजाई और अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखकर कहा, चेक करो। बाकी चारों सियाहपोश कमांडोज अपनी अपनी कलाइयों पर बंधी हुई घड़ियों को देखने लगे। मैं इन लोगों की ट्रेनिंग और इनकी बातों से अंदाज़ा लगा रहा था कि इनकी ट्रेनिंग किस टाइप की है। मैं इनको ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि मैं बाकायदा एक ट्रेंड कमांडो हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ। इसी सूरत में अगर मैं बताता कि मैं कमांडो हूँ तो शायद वो मुझसे पूछ सकते थे कि मैंने कमांडो ट्रेनिंग कहाँ हासिल की है। और मैं लोगों पर यह राज अफशा नहीं करना चाहता था कि मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद हूँ, पाकिस्तानी कमांडो हूँ। बस मैं खामोश रहकर इन लोगों को देख रहा था। लीडर की घड़ी से इन लोगों ने अपनी घड़ियाँ मिला ली। मैंने अपनी घड़ी जो मुझे बशीर भट्ट ने दी थी मिला दी। कमांडो लीडर ने कहा, हम आज रात के 2 बजे कमांडो अटैक करेंगे, तैयारियां शुरू कर दो। चारों पुलिसरार कमांडोज ने दीवार में लगी हुई एक अलमारी खोलकर इसमें से असला निकालकर चेक करना शुरू कर दिया। मैं कमांडो लीडर के पास बैठा था, वो भी अपनी स्ट्रेन गन को खोलकर साफ करने लगा। इसने मुझसे पूछा, तुम स्ट्रेन गन तो जरूर चला देते होगे? मैंने कहा, जी हाँ, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। लीडर ने कहा, ओके। एक स्ट्रेन गन मुझे भी दे दी गई। इन तमाम स्ट्रेन गनों पर फौलाद के सिलेंसर चढ़े हुए थे। मैं कपड़े से इसे साफ करने लगा। रात का खाना इन सियाहपोश कमांडोज ने शाम को ही खा लिया। मैंने भी इनके साथ ही थोड़ा बहुत खा लिया। इसके बाद लीडर कमांडो ने घड़ी देखकर कहा, हम पिछली रात ठीक 1:30 बजे उठेंगे। बल्ब बुझा दिया गया। वो लोग वहीं लेट गए, मैं भी लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी मगर वहाँ एकदम इतनी खामोशी छा गई कि थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। रात के ठीक 1:30 बजे एक आदमी ने हमें जगा दिया। लीडर कमांडो ने उठते ही कहा, उठो उठो, तैयारी करो, एमुनिशन चेक करो। बल्ब रोशन हो गया। सबने स्ट्रेन गनों में मैगजीन भरा, फालतू मैगजीन की बेल्ट गले में लटकाई। सबको 6-6 ग्रेनेड दे दिए गए। एक एक कमांडो चाकू दे दिया गया। सबके सरों पर सियाह रुमाल बंधे थे। मेरे सर पर भी सियाह रुमाल इसी तरह बांध दिया गया था कि सिर्फ मेरी आंखें ही नजर आती थी। लीडर ने स्ट्रेन गन वाला हाथ बुलंद किया और कहा, अल्लाह अकबर। मैंने और बाकी चारों कमांडोज ने इसके साथ ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। लीडर ने कहा, बजन, और चारों सियाहपोश कमांडोज दौड़ते हुए दरवाजे से निकल गए। मैं भी इनके साथ ही निकल गया। सबसे आखिर में लीडर बाहर आया। बाहर रात तारीख थी। अंधेरे में हमारी जीप दरख्तों के नीचे खड़ी थी। सब जीप में उछल उछल कर सवार हो गए। जीप तेजी से जंगल में एक तरफ रवाना हो गई। जीप चारों तरफ से तरपाल की छत से ढकी हुई थी। लीडर कमांडो खुद जीप चला रहा था। अंधेरे में जीप खुदा जाने कैसे कैसे तंगो तारीख झाड़ झंकार और सरकंडों में से होती हुई एक जगह रुक गई। हम सब जीप से उतर आए। कमांडो लीडर एक तरफ गौर से देख रहा था, मैं इसके बराबर खड़ा था। कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान से रोशनी के 2-4 नुक्ते झिलमिलाते नजर आ रहे थे। लीडर कमांडो ने आहिस्ता से आवाज़ दी, नंबर 3, नंबर 4। सियाहपोश कमांडो एकदम सामने आ गए। लीडर ने कहा, गो। दोनों कमांडो दरख्तों की तारीकी में गायब हो गए। इसके बाद वहाँ खामोशी छा गई। हम सब खामोश थे। हम में से कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा था। सबकी नजरें इन दरख्तों की तरफ लगी थी जिनके दरमियान रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। दोनों कमांडो को गए जब 15 मिनट गुजर गए तो लीडर बोला, कोई इमरजेंसी पैदा ना हो गई हो? नंबर 5 कमांडो ने कहा, सर हम अटैक करें? लीडर बोला, अभी नहीं। इतने में दूर से किसी परिंदे की 2 बार बोलने की आवाज़ आई। लीडर कमांडो ने फौरन कहा, गो गो। वो 2 दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। इसके पीछे नंबर 2 कमांडर, नंबर 5 और मैं भी स्ट्रेन गन पकड़े दौड़ पड़े। हम झाड़ियों और सरगंडों में से भागते हुए निकल गए। आगे खारदार तार की दीवार आ गई। कमांडो नंबर 1 ने जेब से पलास निकाल कर जल्दी जल्दी खारदार तार को एक जगह से काट कर वहाँ शगाफ डाल दिया। हम चारों कमांडो इस शगाफ में से गुजर गए। मैं समझ गया था कि हम आर्मी एविएशन के बेस कैंप में आ गए हैं।
इस हदूद में दाखिल होते ही लीडर की रफ्तार आहिस्ता हो गई। हम झुककर एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ आसपास कुछ फासले पर हैंगर से बने हुए थे, जिनके ऊंचे दरवाजों के ऊपर बिजली के बल्ब जल रहे थे। एक तरफ मुझे एक हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। हम इसकी तरफ बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर से कोई 50 फुट के फासले पर लीडर ने इशारे से हमें रोक दिया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लीडर कमांडो ने मुंह पर हाथ रखकर किसी परिंदे की बारीक सी आवाज़ निकाली। इसके जवाब में जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा था, इस तरफ से भी वैसी ही आवाज़ बुलंद हुई। लीडर ने झुककर कहा, गो गो, और हम सब झुक कर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास आ गए। हेलीकॉप्टर के पीछे से 2 आदमी तेजी से निकलकर सामने आ गए। ये हमारे सियापोश कमांडो नंबर 3 और कमांडो नंबर 5 थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में कर लिया था। ये माल बरदार सप्लाई ले जाने वाला बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम सब इसमें घुस गए। लीडर पायलट की सीट पर बैठ गया। मुझे इसने इशारे से अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया। हेलीकॉप्टर का इंजन गुर्राहट के साथ स्टार्ट हुआ और इसके साथ ही इसके बड़े बड़े पंखे गर्दिश करने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होता गया। हेलीकॉप्टर में दाखिल होते हुए मुझे अंधेरे में 3-4 आदमी जमीन पर पड़े हुए नजर आए थे। जब हेलीकॉप्टर फिजा में ऊपर जाकर एक तरफ गोता लगाने लगा और अपना रुख टीले की फौजी बैरकों की तरफ कर लिया, तो मैंने लीडर से पूछा, नीचे कौन लोग पड़े थे? लीडर ने हेलीकॉप्टर के शोर में चीख कर कहा, ये वो फौजी थे जिनकी जगह पर हम बैठे हैं। वो सप्लाई लेकर जाने वाले थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी, पर मैंने अनाड़ीपन का इजहार करने के लिए ही लीडर से सवाल किया था। लीडर ने 2 सियापोश कमांडोज को जो पहले से भेजा था, इन्होंने हेलीकॉप्टर के अमले को हलाक करके हेलीकॉप्टर कब्जा कर लिया था और अब इनकी जगह हम लोग अपने टारगेट की तरफ रवाना हो रहे थे। टीले की बैरकों की रोशनी करीब आ रही थी। हेलीकॉप्टर ने टारगेट पर पहुंचकर बैरकों के चक्कर लगाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हेलीपैड पर उतर गया। लीडर ने हेडफोन पर अपने साथियों से कहा, टारगेट पर फौरन पहुंचना है, गो। इसके साथ ही हम भी स्टेन गन लेकर छलांगे लगाकर नीचे उतर गए। हेलीकॉप्टर के पंखे अभी चल रहे थे। हम झुककर हेलीकॉप्टर के पैड्स के पीछे घात लगाकर बैठ गए। 3 फौजी एक बैरक में से निकलकर हमारी तरफ आए। इनमें से किसी ने किसी को पुकार कर कहा, हवलदार मुडली, अरे मेरे लिए सिगरेट लाए हो क्या? दूसरे ने कहा, पहले सप्लाई तो नीचे उतारो। ये तीनों बावर्दी फौजी थे। हमारे सियापोश कमांडो अभी तक हेलीकॉप्टर के अंदर ही थे। 2 फौजी हेलीकॉप्टर के दरवाजे में से अंदर दाखिल हुए। तुम लोग अंदर सो गए हो क्या? सप्लाई क्यों नहीं उतारते? मुझे ठक ठक की 2 आवाज़ें सुनाई दी। इनके साथ ही तीसरी आवाज़ भी आई। पहले 2 फायर की आवाज़ें अंदर से आई थी और हमारे कमांडोज ने हेलीकॉप्टर में दाखिल होते हुए मॉनिटर रेजिमेंट के दोनों फौजियों को मार गिराया था। तीसरा फायर इस फौजी पर हुआ था जो बाहर खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने ओट में से इसे भी गिरते देखा था। लीडर ने कहा, गो। हेलीकॉप्टर में से चारों सियापोश कमांडोज छलांगे लगाकर नीचे कूद पड़े। मैं और लीडर सामने वाली बैरकों की मगरिबी दीवार की तरफ मुड़े। इस तरफ अंधेरा था। बाकी चारों कमांडोज जरा फैलकर दौड़ रहे थे। वहाँ बैरकों में जो फौजी सो रहे थे वो तो सो रहे थे। जो गार्ड्स पहरे पर थे, इन्होंने इस तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी थी कि इन्हें मालूम था कि आज हेलीकॉप्टर सप्लाई लेकर आ रहा है। जिन जवानों ने सप्लाई वसूल करनी थी, इनमें से 2 की लाशें हेलीकॉप्टर के अंदर पड़ी थी और एक लाश हेलीकॉप्टर के बाहर जमीन पर औंधी पड़ी थी। मैं और लीडर आगे आगे थे। हमारे लिबास से याद थे, जिसकी वजह से अंधेरे में हम नजर नहीं आ रहे थे। हम बैरकों के पहलू में से गुजरकर ऊपर कोठरियों पर जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़े। एक संतरी वहां गार्ड ड्यूटी पर था। इसने आवाज़ देकर पूछा, सूबेदार जी, सप्लाई आ गई। इसके जवाब में हमारे एक कमांडो ने इसे पीछे से दबोच कर इतनी तेजी से इसकी गर्दन पर चाकू फेरा कि इस संतरी को मालूम भी नहीं होगा कि इसकी शहरक कट चुकी है। कमांडो कभी गर्दन नहीं काटता। गर्दन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं कटती। वो सिर्फ शहरक या इसके साथ वाली बड़ी रग काटता है, जिससे सांस और खून की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। लीडर कमांडो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। मैं भी इसके साथ ही ऊपर आ गया। ऊपर 3 कोठरियां नजर आई। इनके बल्ब रोशन थे। एक फौजी संतरी पहरे पर मौजूद था। हम दोनों वहीं जमीन पर आखिरी सीढ़ी की ओट में बैठ गए। बाकी चारों कमांडोज में से 2 कमांडोज कोठरियों की दाई जानिब और 2 कमांडोज अंधेरे में कोठरियों की बाई जानिब रेंगते हुए चले गए। वह सन्नाटा छाया हुआ था। हमारी नजरें पहरा देते संतरी पर लगी हुई थी। इसको हमें नहीं मारना था। इसको हलाक करने की ड्यूटी हमारे इन साथी कमांडोज में से किसी की थी, जो कोठरियों की तरफ रेंगते हुए गए थे और अब हमें नजर नहीं आ रहे थे। संतरी पहले कोठरियों के आगे टहल रहा था, फिर वो एक कोठरी के आगे जाकर रुक गया। इसका मुंह हमारी तरफ था। मैंने एक इंसानी साया इसके पीछे देखा। ये साया हमारा साथी कमांडो था जो स्लो मोशन में इसी तरफ बढ़ रहा था। अचानक ये साया फौजी गार्ड पर झपटा और दूसरे लम्हे फौजी गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। लीडर ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, को, और हम दोनों कोठरियों की तरफ दौड़ पड़े। इसी दौरान हमारे साथी चारों सियापोश कमांडोज ने कोठरियों के सामने फैलकर पोजीशनें संभाल ली कि अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई तो इसे संभाल सके। लीडर मुझे लेकर पहले कोठरी के पास गए। इसने स्टीन गन की नाली ताले में डालकर इसे तोड़ दिया। कोठरी का दरवाजा पांव से खोला। कोठरी खाली थी। इस तरह दूसरी कोठरी का ताला तोड़ा गया। दूसरी भी खाली थी। लीडर ने अंधेरे में अपनी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ते से कहा, तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं? वो तीसरी कोठरी की तरफ लपक कर गया। उसका भी ताला तोड़कर दरवाजा चौपट खोल दिया। कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था, जबकि पहली दोनों कोठरियों में कमजोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। लीडर ने कहा, यह भी खाली है। रिपोर्ट गलत थी, यहाँ से निकल चलो। मैंने बेख्तियार होकर शेरबाज खान को आहिस्ता से आवाज़ दी। शेरबाज खान, शेरबाज खान। अंधेरे में एक कमज़ोर सी आवाज़ ने जवाब दिया, मैं यहाँ पड़ा हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ पहचान ली थी। लीडर कमांडो जल्दी से कोठरी में घुस गया। मैं इसके साथ था। शेरबाज खान ने दोबारा आवाज़ दी तो हम इसके पास पहुँच गए। वो फर्श पर निढाल पड़ा था। लीडर ने कहा, हमारे साथ चलो। शेरबाज बोला, मेरी टांग पर जख्म है।
लीडर ने कहा, उठकर चलने की कोशिश करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने अंधेरे में शेरबाज को सहारा देकर उठाया। मुझे इसकी टांग पर घुटने से ज़रा ऊपर कपड़ा बंधा हुआ नजर आया। मैं सहारा देकर इसे कोठरी से बाहर ले आया। लीडर सीढ़ियों के पास अंधेरे में बैठ गया। इसने बाजुओं से मुझे इशारा किया कि जल्दी करो। शेरबाज खान में भी सूरत हाल को देखकर जैसे नई ताकत पैदा हो गई थी। वो लंगड़ा कर लेकिन मेरे सहारे तेज तेज चलने लगा। लीडर कमांडो अपने चारों साथी कमांडोज की तरफ देखकर बाजू को नीम दायरे में गर्दिश देने लगा और एक तरफ से शेरबाज को सहारा दे दिया। हमने शेरबाज खान को बाजुओं से उठा लिया और सीढ़ियां उतरकर बैरकों की दीवार की तरफ बढ़े। मैंने देखा कि हमारे चारों कमांडो साथी हमारे दाएं बाएं पहलुओं से निकलकर फैलकर झुककर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। इनमें से कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता था। वो अपने लीडर के इंतजार में थे। हम शेरबाज खान को उठाकर तकरीबन दौड़ते हुए जैसे ही हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, सामने वाली बैरक से किसी ने आवाज बुलंद में कहा, कौन हो? हमारे एक कमांडो से गलती हो गई। इसने बैरक के बाहर खड़े एक फौजी को देख लिया था। इसने इस पर फायर कर दिया। अगरचे फायर का धमाका नहीं हुआ था मगर फौजी को भी गोली नहीं लगी थी। इसने चीख कर कहा, सिक्योरिटी अलर्ट। इसके साथ ही कोने वाले वॉच टावर की सर्च लाइट रोशन हो गई। सर्च लाइट हमारी इतला के मुताबिक रात 1 बजे के बाद बंद हो जाती थी और इसकी जगह दूसरी मचान वाली सर्च लाइट रोशन हो जाती थी जो यहाँ से काफी फासले पर थी और इसका गोल दायरा यहाँ तक नहीं आता था। जैसे ही सर्च लाइट रोशन हुई, लीडर ने चिल्लाकर कहा, चॉपर के अंदर। चारों कमांडोज ने शेरबाज खान को उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर डाला और खुद भी घुस गए। लीडर और मैं इस दौरान कॉकपिट में बैठ गए थे और इंजन स्टार्ट हो चुका था। पंखों ने घूमना शुरू कर दिया। अचानक हम पर मशीन गन का फायर आने लगा। बैरकों की बत्तियां रोशन हो गई थी।